हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, मैंने अपने पूरे चैनल का नेम, डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दैट कंटेंट हर चीज़ चेंज कर लिया है। एंड पहले स्टडी चैनल था जो हमारा एक्सप्लोर मैथ्स के नाम से था, बट आई हैव जस्ट चेंज दैट चैनल। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फर्स्टली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड द सेकेंड थिंग इज़ आई वॉन्ट स्टॉप द वीडियोज़ like of the study content. The things I have promised that I will make, I will definitely make them. I won't stop because some technical fault has like coming in most of my videos, so I was like very disturbed. Like every video is just taking 2 or 3 days just to get upload. They are completely ready but they are not able to upload because many technical issues I have faced in this past like 5 6 days. So I thought just to quit with that, but I won't quit with the content. I'll just keep make sure that I'll put at least some of the content, some of the part of your subject, your chapters. So I will definitely work with that. So let's begin with relation. In this video we'll only work with relation and then we'll talk about function in the next videos. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद, देखो रिलेशन एंड फंक्शन में अब हम क्या पढ़ेंगे। देखो ये तो मैंने आपको एनसीईआरटी वैसे दिखा रही हूँ, ये हम अभी कर रहे हैं इसे बोर्ड के पैटर्न से। ठीक है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड वाला पैटर्न यानी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लेवल तक का देखेंगे। देन अगर आपको इसका जेई का देखना है तो जेई के लिए मुझे रिलेशन की एक सेपरेट वीडियो डालनी पड़ेगी, बिकॉज उसके लिए मुझे क्वेश्चंस डालने पड़ेंगे एंड वो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में नहीं होते। क्वेश्चन मुझे खुद से, वो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आप जेई के क्वेश्चन वहाँ देख लेना। यहाँ हम बोर्ड की प्रिपरेशन करें, ऐसा मत सोचना कि हम जेई कर लेते हैं बोर्ड में तो क्या है नंबर आ ही जाएंगे, नहीं। बोर्ड का भी एक अपना पैटर्न होता है, एक अपना फॉर्मेट होता है जिसे हमें कवर अप करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस। ओके, सो देखो रिलेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है। रिलेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ये लिखे हुए हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सो व्हाट आर, ए इंटू बी क्या है, ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, एक रिलेशन सेटअप कर रहा है, या ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो एक तरह से जो रिलेशन चीज़ें बताती हैं, दो दो चीज़ों के बीच में एक रिलेशन जब हम सेटअप कर देते हैं, दैट इज़। ठीक है, ऑल राइट। सो यहाँ पर एक यहाँ पे ये लेंजियोने ड्रिचलेट है जो कि एक वन ऑफ द फर्स्ट मैथमेटिशियन है टू गिव द मॉडर्न फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ मैथमेटिकल फंक्शन लाइक y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत जगह y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखा होता है। तो ये एक रिलेशन सेटअप किया था इन्हीं के थ्रू, एंड ही वाज द मैथमेटिशियन, जर्मन मैथमेटिशियन है ये, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्ले किया था। ठीक है, एक मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में। सो दिस इज़ द वन। ऑलराइट, सो ये आगे बढ़ते हैं रिलेशन में। जो एनसीईआरटी में लिखा है मैं उसको आपको बस बताते जाऊंगी, रीड नहीं करने वाले हम कि क्या लिखे है क्या नहीं है, बट एक ऊपर से ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है, इन दिस सेशन वी वुड लाइक टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं। अब हमने एक टॉपिक पकड़ लिया, इसमें क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बताऊंगी इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग रीड इट, क्योंकि रीड करने से फ़ायदा नहीं है, आपको सिर्फ मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहली डेफिनेशन है, बिफोर गेटिंग टू द एनी डेफिनेशन, हमने रिलेशन का एक बिल्कुल कहते हैं पक्के वाला कॉन्सेप्ट जो है उसे याद करना है। सो लेट्स सी, अगर मैंने लिखा a इज़ इक्वल्स टू 1 2, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोला b क्या है 3 4। हमने अभी जो सेट पढ़ते थे हम उसमें क्या करते थे, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते थे तो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देते। जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 2 होता था, यहाँ हमारे पास 3 4 होता था, तो हमको 1 3 से, 1 को 4 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से, दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑलराइट, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है।
अब हम कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें देखेंगे पहले, ताकि हम रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले, उसके टाइप्स पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता हो। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि जैसे अगर हमें ए दिया होता है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद हमें एक रिलेशन दे दिया आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, वेयर बी इज इक्वल्स टू ए प्लस टू। बी क्या है? ए प्लस टू है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड बी। तो अब हमें एक ए दे रखा है, ठीक है, और हमें एक रिलेशन आर दे रखा है। हमें क्या निकालना है? हमें बी निकालना है। क्या निकालना है? बी निकालना है। कैसे निकालेंगे बी? बी जो होगा हमारा, वो होगा जो भी ए का है उसमें +2 कर दो, यानी 1 + 2 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 4 + 2 6, 5 + 2 7, ठीक है। ये हो गया हमारा बी का कंटेंट। तो हमें ए दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, एंड हमें उससे बी निकालना है, तो दिस इज़ हाउ हमने बी निकाल लिया, ठीक है। और अब देखो, जैसे ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 है। बी में भी कितने हैं? 5 है, ठीक है। तो जब भी ए और बी में 5 5 होते हैं और हमने निकालना होता है कि इनका कितना कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी सिखाया कैसे निकालते हैं। और अब मैंने कहा कि अगर मैं इसका ए का और इस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आएगा? 1 को मैं 3 के साथ रिलेट करूँगी। देखो मैं इसमें बेसिकली कर क्या रही थी, ये जो मेरे को यहाँ ए बी लिख के दिया था, मैंने बेसिकली इसमें क्या किया? मैंने ए की वैल्यू पुट करी और प्लस भी किया, यानी बेसिकली मेरे को बी निकालने के लिए ये रिलेशन कैसे बन रहा होगा? ये रिलेशन कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ए कॉमा ए प्लस टू, क्योंकि ए प्लस टू तो किसके इक्वल था? बी के इक्वल था। मैंने ए की जगह क्या पुट करा? मैंने ए की जगह 1 पुट करा, तभी तो मेरा ए प्लस टू क्या आया? 3 आया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसे ही करते करते आपने 1 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ, 4 को 6 के साथ, 5 को 7 के साथ, ऐसे करते करते रिलेट करना पड़ेगा। दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो भी ऑफ कोर्स कितने होंगे? 5 होंगे। मतलब क्या होगा कि ये भी 5 है, ये भी 5 है। सो वो कैसे होगा? जैसे इसके पास 5 है, इसके पास 5 है, इसके पास 5 है, तो 5 × 5 दैट इज़ 25। कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। जो नंबर ऑफ़ रिलेशन हमारे पास बनेंगे वो कितने बनेंगे? 25। और वो कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है n × a × b इज इक्वल्स टू n × नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ a मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ b, ठीक है, मल्टीप्लाई है। और फिर यहाँ पे क्या करना है कि जो ए के हैं, ए के कितने हैं? 5 हैं, बी के भी कितने हैं? 5 है, तो 5 × 5 दैट इज़ 25। कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनने वाले हैं इनके? 25 बनने वाले हैं। अब हमने टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन देखना है, टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन देखना है। तो इसका क्या मतलब होता है? 2 की पावर n ऑफ a × b, यानी जो हमने टोटल निकाला, टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन जो हमने निकाले 25 आ रहे थे, तो उसको एक सबसेट की फॉर्म में बनाने के लिए हम उसको 2 की पावर 25 लिख देते हैं। आई यू अंडरस्टैंड? मतलब आपको समझ में आ रहा है कि a × b वाला प्रोडक्ट जो है यहाँ आ जाएगा, मतलब 2 की पावर पे रेज हो जाएगा वो, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। जैसे अगर मैंने बोला कि ए के पास है 1 2 3, बी के पास है x एंड y, ठीक है, तो इसमें a × b जब आप करोगे, जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखोगे, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आपको मिलेंगे? ऑफ कोर्स आपको 6 एलिमेंट्स मिलेंगे, 3 × 2, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a कितना होगा? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन b कितना होगा? 2। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b कितना हो जाएगा? 2 की पावर m × n, दैट इज़ 2 की पावर 6। ऑल राइट, ठीक है। So just spare me for one thing. My throat is not like my throat is paining, so I'm not able to like speak much. But still, I'm trying my best to record the best video.
ओके, सो अब देखो, अगर हमें डोमेन निकालना हो किसी चीज़ का, क्या निकालना, डोमेन, तो पहले तो हम इसी को ये देखते हैं, इसी को क्लियर करते हैं अच्छे से। अब हमने कैसे किया, 1,3, ठीक है। चलो मैं अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जांपल सेट कर लेती हूँ। 1,3, 5,6, 7,8, 9,x, ठीक है। तो इसमें अगर मेरे से डोमेन पूछा गया तो मैं डोमेन क्या बताऊँगी, मैं डोमेन में बताऊँगी कौन कौन से, 1, 5, 7, 9, ये क्या होंगे, ये मेरे डोमेन होंगे। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मेरे रेंज, रेंज अगर मुझसे किसी ने पूछा कि रेंज क्या है भाई, तो मैं बोलूँगी 3, 6, 8, x, ये मेरी क्या होंगी, रेंज होंगी, ठीक है। तो यानी जो पीछे की चीज़ें होती हैं वो रेंज में आती हैं, जो फ्रंट वाली होती हैं, मतलब एक पूरे कोऑर्डिनेट में जो फ्रंट वाली चीज़ें होती हैं वो हमारी डोमेन कहलाती हैं। आई होप सबसे इजी टू इजी और एक कहते हैं ना बहुत बेसिक से बताइए हर चीज़ें। अगर हमें अब जो हमारे पास रिलेशन सेटअप है, अब मुझे उसका इन्वर्स चाहिए। इफ़ आई से मेरे पास मेरा ये रिलेशन था जो, ओके, ये रिलेशन था मेरे पास, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसी रिलेशन का इन्वर्स चाहिए। इसी रिलेशन का इन्वर्स चाहिए, इसका क्या मतलब होता है कि जहाँ पे लिखा हुआ है मेरा 1,3, मैं उसको लिखूँगी 3,1। जहाँ लिखा 6,5, मैं सॉरी 5,6, मैं उसे लिखूँगी 6,5। जहाँ 7,8 है 8,7, जहाँ 9x है वहाँ पे x9। दिस इज़ द इन्वर्स रिलेशन बेसिकली। ये कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। आई नो थोड़ा सा स्पेस कम है बट स्टिल आई हैव ट्राई टू मैनेज विद ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो अभी तो मुझे सिर्फ इतना ही बताना था, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना था और डोमेन रेंज के बारे में बताना था, इन्वर्स ऑफ रिलेशन बताना था, देन टोटल नंबर ऑफ जो भी रिलेशन बन रहे थे, जो भी सबसेट बन रहा था उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज देनी थी, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फर्दर। ऑलराइट, सो हमारे पास नेक्स्ट आता है डेफिनेशन 1। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए is called empty relation if no element of A is related to any element of A, that is R is equals to 5। अभी देखो क्या है, ये लिखी हुई है कि जब भी किसी भी एम्प्टी रिलेशन है, इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन भी बोल देते हैं। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है बिकॉज एक कहते हैं ना मिनिमम रिलेशन, एक वॉइड रिलेशन सेटअप करता है, या तो ये है, इससे तो फिर कम तो क्या ही होगा, ठीक है। तो ये वो वाली बात हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होते, यानी आर डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए। तो यानी जो भी इसमें आ रहा है, ए इंटू ए में आ रहा है, उसको अगर हम 5 का सबसेट ले लें, मतलब उसके अंदर कोई चीज़ है ही नहीं, इट्स एन एम्प्टी रिलेशन है, उसको हम 5 से डिनोट करते हैं। और आपको तो पता है कि जब भी हमें बताना होता है कोई चीज़ खाली है, तो हम उसको बस सिंपल ऐसे लिख देते हैं। अगर हम उसको 5 को हम ऐसे करली ब्रैकेट्स में डाल दें, इट मीन्स एक कोई भी सेट है, उस सेट के अंदर एक एलिमेंट कंटेन है एंड उसका नाम है 5, ठीक है। बट हमें वो चीज़ चाहिए ही नहीं यहाँ पे, हमें वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी चाहिए ही नहीं। एम्प्टी रिलेशन क्या है, बिल्कुल 5, क्या, खाली। अगर मैंने बोला कि ए जो है वो क्या है, 1, ये यहाँ पे विजिबल नहीं है, हमने यहाँ एक एग्जांपल ले लिया, ए इज़ इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हमने ये ले लिया यहाँ पे। अब हमने बोला रिलेशन ए माइनस बी कितना देना चाहिए, 12 देना चाहिए। यानी ए में से जब भी मैं बी को माइनस करूँ, मेरा आंसर 12 आना चाहिए। क्या मैं ऐसी कोई भी चीज़ें हैं उनको मैं माइनस कर दूँ, 5 में से 1 को माइनस कर दूँ, क्या मिलेगा 12? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से सब्ट्रैक्ट करूँ कि मुझे यहाँ पे 12 मिल जाए आउट ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से कोई रिलेशन नहीं मिल सकता। सो ये यहाँ पे 5, ये 5 आ गया इसका आंसर, और इस रिलेशन का नाम होगा एम्प्टी सेट, या इसको हम बोल सकते हैं वॉइड सेट। बट हम यहाँ रिलेशन पढ़ रहे हैं तो आप इसकी जगह रिलेशन लिख लेना, वॉइड रिलेशन, ठीक है।
आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब होता है कि जैसे मैंने ए ले लिया, ए के अंदर क्या है 1 2 है, बी ले लिया, बी के अंदर क्या है 3 4 है, मुझे यूनिवर्सल रिलेशन की बात करनी है तो मैं उसको कंबाइन कर दूंगी 1 2 3 4, क्या लिख दूंगी 1 2 3 4। तो दैट 1 2 3 4 इज़ बेसिकली अ यूनिवर्सल रिलेशन बिकॉज उसके अंदर मैंने दोनों ही सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठे लिख दिया, कंबाइनली लिख दिया, तो दैट इज़ अ यूनिवर्सल रिलेशन। यानी यूनिवर्सल है वो, भाई सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं। या आप अगर उसको ऐसे भी बोल रहे हो कि ए में 1 2 है, इसका ए का यूनिवर्सल निकालो, तो यानी 1 2 को आपने 1 2 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ 1 2 को करोगे 1 2 से तो 1 2 ही आएगा। चलो, और ये देखो, ये होता है सबसे लार्जेस्ट, ये हमने पढ़ा था, ये कैसा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, बट ये सबसे क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, ये सबसे लार्जेस्ट होता है। एंड बोथ द एम्प्टी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन। यानी एम्प्टी और जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है, हम उन दोनों को क्या बोलते हैं, ट्राइबल रिलेशन बोलते हैं। सो अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दैट। एग्जाम्पल 1 में है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल, शो दैट रिलेशन आर इन अ गिवन ए by relation, that is A is a sister of B is the empty relation, and R dash is equals to the difference between height of A and B is less than 3 meters. सो ये क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो देखो ऑफ कोर्स क्या बात है, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें दे रखी हैं, एक हमें एम्प्टी रिलेशन के बारे में बताना है, एक हमें यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बताना है। सो एम्प्टी रिलेशन है कि ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, शो दैट द रिलेशन आर इन अ गिवन आर, ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, यानी हमें ये चीज़ बतानी है ए क्या है, सिस्टर है बी की। सो इसका क्या मतलब है कि जो भी पर्टिकुलरली मतलब क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि हाँ भाई उनकी सिस्टर है इस स्कूल में, तो ये तो है नहीं कि सभी की होगी, ठीक है। इट्स नॉट एक पॉसिबल केस नहीं है कि सभी की हो सकती है, सिंस द बॉयज़ इन द, देखो अब स्कूल किस चीज़ का है, स्कूल तो बॉयज़ स्कूल है, तो क्या कोई सिस्टर होगी उस स्कूल में, नहीं। या तो ये हो ना कि हमारे पास एक स्कूल है उसके अंदर बॉयज़ गर्ल्स दोनों है, तब अगर हमसे पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि बहुतों की भी हो सकती हैं, और या कुछ लिमिटेड केस भी मिल सकते हैं। बट यहाँ पे स्कूल क्या है, बॉयज़ स्कूल है, मिलेगी वहाँ पे सिस्टर, नहीं, कोई गर्ल ही नहीं मिलेगी, तो ये तो एम्प्टी रिलेशन हो गया, ठीक है। एंड ये ऑब्वियस है कि दोनों के डिफरेंस, और ये देखो दूसरा क्या बात कर रहा था कि दोनों के हाइट का जो डिफरेंस होगा, मतलब दो कोई भी पर्सन होंगे उनके हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर होगा। तो ये बहुत सारे स्कूल मतलब एक स्कूल में कितने सारे बच्चों की ऐसी हाइट डिफरेंस हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्वियस दैट द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हैज़ टू बी लेस देन 3 मीटर। दिस शोज दैट आर डैश इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन। जस्ट सी दिस, इसमें क्या है कि लेट ए बी द, ये कुछ ऐसा सोल्यूशन है जो बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डाला है, बिकॉज़ अगर आप बोर्ड में लिखोगे तो फिर कैसे ही लिखोगे, तो उस हिसाब से अब हर चीज़ बताई गई है। बोर्ड में लिखने का तरीका है गिवन टू प्रूफ एंड प्रूफ, और फिर लास्ट में कंक्लूजन जो भी आपका निकल के आया, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है, ये 3 4 स्टेप्स जो होते हैं अगर हम फॉलो कर लें, और चेकर क्या करता है, ऊपर ऊपर से देखता है, ओके ओके दिस ये दे रखा है, ये है, अच्छा गिवन है, टू प्रूव है। आपका फॉर्मेट, आपका राइटिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब देखो प्रूफ में क्या है कि गिवन दैट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ बॉयज़ स्कूल, दिस इम्प्लाइज दैट द स्टूडेंट्स इन सेट ए आर मेल्स। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो वी आर गिवन विद द रिलेशन, ये चीज़ आपको गिवन में लिखनी है, इसमें नहीं दे रखा बट आपको लिखना पड़ेगा, गिवन टू प्रूफ, ठीक है। एंड देन फिर वो जो सॉल्यूशन पार्ट है वो डालना पड़ेगा, एंड देन फिर लास्ट में कंक्लूजन, और फिर ये लिख के उसको नीचे पेंसिल से डबल लाइन कर देना, हाईलाइट कर देना, या कुछ ऐसी चीज़ कर देना ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो। एंड ये एक फॉर्मेट है, ये जो वही क्वेश्चन एग्जाम्पल 1, तो उसका पहला पार्ट है एम्प्टी रिलेशन के बारे में। नाउ दिस इज़ द सेकेंड वन,
कि इसके अंदर क्या है, जो हाइट के डिफरेंस का है तो वो लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। बट आपको इतना सब नहीं लिखना है, जो चीज़ें इसके अंदर लिख रखी है बहुत एक्स्ट्रा हैं। बट हमने यहाँ पे बात क्या करनी है, ऑन पॉइंट। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, ये सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए दिखाई है, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कि आपको किस फॉर्मेट में बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे लिख के आना है। बिकॉज ये पर्टिकुलरली बोर्ड की वीडियो बना रही हूँ, एनसीईआरटी से ले रही हूँ, तो दैट्स वाई। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़, एक देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन दिया गया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों के रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है चिल्ड्रन, बेसिकली जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करूँ, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन लाइक जैसे कि ए है, 1 2 3 है, मुझे उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है, यानी वहाँ पे हर पेयर्स क्या होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 है, उसको उन्हीं के पेयर के साथ ही रिलेट करना पड़ेगा, जहाँ पे दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, यानी ए की फॉर्मेट में हो गया। एज यू कैन सी इन दिस ऑल्सो कि देखो क्या आएगा रिफ्लेक्सिव में, अगर मेरे पास ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 है, चलो मैं 1 2 ले लेती हूँ, मुझे इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है, तो मैं इसको क्या लिखूँगी, 1 1 2 2, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये तो ठीक है कि 1 1 के साथ आ रहा है, 2 2 के साथ आ रहा है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें एक और पेयर चाहिए, जैसे हम उसको 1 2 भी लिख सकते हैं या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कि हमें एक और एक्स्ट्रा पेयर भी चाहिए होता है। अगर हम सिंपल लिखते हैं, सिंपल मैं 1 1 लिख रही हूँ, मैं 2 2 लिख रही हूँ, जो बिल्कुल दोनों में सेम जा रहे हैं, इसको हम एक दूसरा नाम दे देते हैं आइडेंटिटी। जब हम एक स्टेप फॉरवर्ड पुट करते हैं, यानी हम 1 1 2 2 के अलावा भी 1 2 या 2 1 कुछ ऐसे एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका कहलाता है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। आइडेंटिटी होगा, और ए दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ए 1 2 दे रखा है, ये उसका आइडेंटिटी रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 1 2 2, ठीक है, 1 2, यानी एक ऐसा एक्स्ट्रा पेयर ज़रूर ऐड ऑन होना पड़ेगा, तभी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज़ वो आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ आइडेंटिटी लिखा नहीं है, बट इतने पार्ट को आइडेंटिटी बोलते हैं। ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई, बट बोर्ड्स में या कहीं आ जाए एग्ज़ाम में तब नंबर काट लेते हैं। तो दिस इज़ व्हाट। वन मोर थिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ कि अगर हमें इसके पेयर्स निकालने हो, जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द पेयर्स, दैट इज़ 2 की पावर n इंटू n-1। ये फार्मूला होता है फॉर द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, कि अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे अगर हमें दे रखा होता है ए कितने हैं, 1 2 3 है ना, इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 -1 2, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 2 की पावर 6, इतने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। ठीक है, एक तो 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 2 2 3 और 3 1 के भी इसके पेयर्स बन जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अब आ जाते हैं हम किस पे, सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपके पास ए बी के साथ रिलेट है, तो और बी ए के साथ रिलेटेड है, ठीक है, तो दिस इज सिमेट्रिक मीन्स। अब देखो अभी तो समझ में नहीं आया, बट कैसे समझेंगे हम इसे, द आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट आर सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखो जो होता है आइडेंटिटी और जो यूनिवर्सल रिलेशन जो नॉन वॉइड सेट पे होता है, उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास अगेन ए है 1 2 3, हम 1 2 3 के साथ ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 2 3 है, आपने 1 1 लिखा, 2 2 लिखा, 3 3 लिखा, उसके साथ साथ आपने क्या लिखना है, 1 2 लिखोगे तो 2 1 भी लिखना पड़ेगा, 2 3 लिखोगे तो 3 2 भी लिखना पड़ेगा, 1 3 लिखोगे तो 3 1 भी लिखना पड़ेगा। तो यानी
इस सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर आपका आइडेंटिटी आ जाता है, एक तरह से सारे आगे तो यूनिवर्सल भी हो जाता है, एक नॉन वॉइड सेट बन जाता है, यानी नॉन एम्प्टी सेट बन जाता है। नॉन एम्प्टी सेट ही होगा ऑफ कोर्स जब यूनिवर्सल है, तो दिस इज़ हाउ योर सिमेट्रिक रिलेशन वर्क्स विद। ठीक है, अगेन मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, 1 2 3 है अगर आपके पास तो 1 1 2 2 3 3 भी होना चाहिए। अगेन 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 और 3 1, यानी उसके अपोजिट पेयर्स भी अवेलेबल होने चाहिए। एंड इसमें एक फॉर्मूला जो बनता है हमारा 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट आता है, हमें अगर कुछ भी फाइंड आउट करना होगा ना, जैसे इसमें ए में क्या था 1 2 3 थे, तो यानी 3 थे ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 माइनस 1 2, 2/2 इज़ 1, तो 2 की पावर तो 3 हो गया। इट्स माई फॉल्ट, इट्स 2 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज़ 4, 4/2 इज़ 2 अगेन। ठीक है, सो ऐसे करते करते बहुत मल्टीपल्स आप सेट निकाल सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट टू। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में ये होता है कि अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। तो इसका ये मतलब होता है 1 2 3 है, अगेन आपके पास रिलेशन है 1 2 2 3 3 और 1 3, ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। तो बेसिकली 1 1 है, ठीक है, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, ये तो होने ही चाहिए। इसके अलावा कौन से होने चाहिए? अगर मैं बात करूं कि 1 1 से, तो 1 के साथ 2 भी होना चाहिए। ठीक है, 2 के साथ 1 भी होना चाहिए, और 1 1 तो है ही सही। 2 2 है, 2 के साथ 3 होना चाहिए, 3 के साथ भी 2 होना चाहिए, और 2 2 तो है ही सही। अब 3 1 है, तो 3 1 को भी ले लेंगे, 1 3 होना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये 3 3 है ना, 1 3 होना चाहिए, 3 1 भी होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव का मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास दिया होता है 1 1 2 2 3 3, ये एंटी सिमेट्रिक होता है। लेकिन अगर लिखा हुआ है 1 2 2 3 3 1 या 1 3, तो ये सिमेट्रिक नहीं कहलाता। यानी बेसिकली क्या होना चाहिए, आपका वैलिड चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए। एंटी सिमेट्रिक होता है यानी उसका अपोजिट। सिमेट्रिक रिलेशन में कहा जाता है कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, और एंटी सिमेट्रिक कहता है कि 1 1 2 2 और 3 3, वही जैसा आइडेंटिटी में होता है लगभग, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। दिस इज़ एंटी सिमेट्रिक मीन्स। ठीक है, और इक्विवेलेंस रिलेशन तो बता ही दिया था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, तीनों का मिक्सचर होता है। अब ये देखो इसमें सब वही चीज़ें आ जाएंगी, इक्विवेलेंस रिलेशन बता दिया। ठीक है, चलो इसका एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल में क्या कहा गया है, इस एग्जांपल में कहा गया है कि टी बी द ट्रायंगल इन अ प्लेन विद रिलेशन with r a relation in t given by r is equals to t1 t2 t1 is congruent to t2, show that r is an equivalence relation। देखो जब t1 t2 के congruent है, हमें कहा गया इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ। रिफ्लेक्सिव में क्या बताएंगे, रिफ्लेक्सिव में यही बोलेंगे ना कि जो भी एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, यानी ट्राइंगल को ही हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया उसके साथ ही। तो जब उसकी एक साइड हमने कॉन्ग्रुएंट ली है, तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं उसकी पूरी हमने ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट लेट कर लिया। देन हमने सिमेट्रिक में ये बोला कि अगर t1 t2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो t2 भी t1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रांजिटिव में क्या बोला, t1 t2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, t2 t3 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, और t1 t3 के साथ भी कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर तो देखो कैसे, किस लॉजिक से, t1 t2 के साथ है, t2 3 के साथ होगा कॉन्ग्रुएंट, तो ऑफकोर्स t1 भी t3 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लिखी जाती है, बट मैं आपको बता देती हूँ कैसे है। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, लाइक आई हैव सीन इन मैनी बुक्स, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, बट लाइक अच्छा दे रखा है। इजी भी, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, इजी है, बट आई हैव सीन लाइक मैं बहुत जगह देखा है मैंने इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट एल
be the set of all the lines in a plane and R be the relation in L defined as R is equals L1 L2. L1 is perpendicular to L2. Show that R is a symmetric but neither reflexive nor transitive. That means कि R symmetric होना चाहिए, reflexive transitive नहीं होना चाहिए. तो देखो क्वेश्चन में कहता है कि हमें उसको सिमेट्रिक बताना है. देखो सिमेट्रिक कैसे होता है, पहले तो हम रिफ्लेक्सिव से चलते हैं. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव में क्या है कि लेट एल बी द ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज L1 एंड L2. L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. तो क्या L1 और L2 सेम हो सकते हैं? क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. L1 और L2 तो नहीं हो सकते, वो परपेंडिकुलर हैं. वो क्या है? परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो वो तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी. अब क्या है कि उसका सिमेट्रिक चेक करते हैं. सिमेट्रिक तो वो है क्योंकि L1 जो है L2 जो है L1 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे भी परपेंडिकुलर है. ठीक है, और ये तो चीज़ सिमेट्रिक के लिए वैलिड है, बट ट्रांजिटिव के लिए ये चीज़ वैलिड है. ट्रांजिटिव कहती है L1 और L3 भी आपस में परपेंडिकुलर हो, बट क्या ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के? नहीं, दे आर पैरेलल. वो क्या है? पैरेलल. अब रीड करें इसे. आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. आर रिफ्लेक्सिव नहीं है एज लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर इटसेल्फ. अब L1 जो है वो क्या खुद ही पे परपेंडिकुलर हो सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं. L1 L1 के इक्वल नहीं हो सकता ना. L2 L1 पे परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो L1 खुद ही पे परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव तो ऑफ कोर्स नहीं है. आर सिमेट्रिक है क्योंकि L1 जो है परपेंडिकुलर L2 पे, L2 परपेंडिकुलर है L1 पे. ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया. ट्रांजिटिव. R is not transitive. Indeed, if L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, then L1 can never be perpendicular to L3. In fact, L1 is parallel to L3. That is L1 L2 belongs to relation, and then L2 comma L3 belongs to again relation, but L1 comma L3 does not belongs to relation. L1 L2 है, L2 L3 भी है, but L1 L3 नहीं है because वो पैरेलल है. पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं. देखो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कभी भी मीट नहीं करती, बट अगर हम हायर क्लासेस में देखते हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट से ही चलती हुई आ रही होती है जो कभी आगे फर्दर मीट नहीं करती. तो कुछ एक ऐसा बहुत माइनर एक्सेप्शन लिया जाता है इस पे बेस्ड. ठीक है, चलो एग्जाम्पल 4 पे देखते हैं. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. यानी हमें ये बताना है जो हमें सेट दिया हुआ है 1 2 3, इसमें क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए. ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है. हाँ है. उसके अलावा क्या कोई और पेयर्स दे रखे हैं? 1 2 3 3 हाँ दे रखे हैं, तो ऑफकोर्स ये रिफ्लेक्सिव है. अगर सिंपल इतना दिया जाता 1 1 2 2 और 3 3 सिर्फ इतना दिया जाता तो ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता, जो कि बुक में नहीं दिया गया, बट क्वेश्चन अगेन पूछ लेते हैं. ठीक है, वो सिंपल दे देंगे 1 1 2 2 3 3 बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तब आपको मना करना पड़ेगा क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ये आइडेंटिटी है भाई. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन लेके भी चलने पड़ते हैं. सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है कि भाई अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए. क्या कहीं दिख रहा है हमें ऐसा? हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो नॉट वैलिड फॉर सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव. अब देखो 1 2 है, क्या 2 1 है? नहीं, तो फिर तो आगे जा ही नहीं पाओगे. सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है. शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट Z ऑफ इंटीजर गिवन बाय दिस. अब इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास एक रिलेशन है उसको आपने इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करना है. ठीक है, ये चीज़ आपने शो करनी है. 2 डिवाइड्स A माइनस बी. इसका क्या मतलब है कि मैं B की जगह A रख दूँ, A माइनस A 0 हो गया. क्या 0 डिवाइड कर देता है 2 को? हाँ ऑफकोर्स. और अगर मैंने ले लिया B माइनस A, क्या ये भी 2 को डिवाइड करेगा? हाँ करेगा. तो ये देखो A, मैंने B की जगह A को रिप्लेस किया तब ये बन रहा था हमारा रिफ्लेक्सिव. मैंने उसको पूरे को ही चेंज कर दिया, A माइनस बी की जगह मैंने उसे B माइनस A लिख दिया, उसको सिमेट्रिक की वे में बोला कि भाई ये है, तो हाँ वो वैलिड हो रहा था. देखो क्या फ़र्क पड़ रहा है? नेगेटिव. मान लो कि A माइनस बी करने से पॉजिटिव आ रहा था, वो पॉजिटिव 2 से डिवाइड हो रहा था. एटलीस्ट वो डिवाइड हो रहा था. यहाँ पे हमें एज सच कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन का तो चल नहीं रहा यहाँ पे.
ठीक है, नॉर्मल बात कर रहा है कि भाई ए माइनस बी ले रहे हो, तो ए बी अगर कर रहा है रिलेशन को बिलोंग, तो ऑफकोर्स बी कोमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो वो आपका यहाँ पे सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर ए बी आप रिलेशन को बिलोंग कर रहे हो, बी सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो यानी ये चीज़ देखो कि ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, यहाँ से आप क्या कर दो, दोनों को इकट्ठे लिखो। जैसे ए माइनस सी चाहिए ना हमें, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, ए माइनस सी। अब ए माइनस सी इज़ इवन, तो ये भी डिविजिबल है 2 से, तो ये भी बताता है ये भी क्या है, एक ट्रांजिटिव है। थस आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन इंटीजर्स एंड इंटीजर। अब देखो ये क्या है, इंटीजर्स की फॉर्म में आपको क्वेश्चन में खुद दे रखा है कि भाई आर तुमने रिलेशन निकालना है, इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है इन इंटीजर। इंटीजर का मतलब ही क्या होता है कि नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें रिजल्ट चाहिए कि भाई वो कैसा होना चाहिए, वो तीनों चीज़ों को वैलिड करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। दैट मीन्स वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाना चाहिए, एंड वो कहला रहा है। यानी अगर हम बी को ए से रिप्लेस करते हैं तो ए माइनस ए देखा जाए 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह रहा है। ए माइनस बी ले रही हूँ, ए को माइनस बी ले रही हूँ, इसका मतलब है ए कोमा बी। और अगर मैंने ए माइनस बी को मैं लिखती हूँ ए कोमा बी, ठीक है, और मैं बी माइनस ए को लिख दूँगी बी कोमा ए, बी रिलेशन को बिलोंग कर रही है, तो वो क्या है, सिमेट्रिक है। और अब देखो कि वो भी चीज़ उसके साथ क्या करिए, 2 के साथ डिवाइड हो रही है, बस आगे नेगेटिव साइन आएगा तो ठीक है। और सिमिलरली वही चीज़ है, ए माइनस सी चाहिए तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी किया, ये प्लस बी माइनस बी से गया ए माइनस सी, वो भी इवन है। वाई, क्योंकि ये भी डिविजिबल है 2 से, ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव निकला। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। एग्जाम्पल्स ईजी हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, वही जो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हैं। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल 6 पे। दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल। देखो आफ्टर दिस एग्जाम्पल 6 हमने क्या करना है, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम जो रिलेशन की बची हुई एक्सरसाइज होंगी उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स किए, अलॉन्ग विद मैंने आपको रिलेशन समझा दिया, जो मैंने नोट्स बनाए थे बेसिकली उसको मैंने एनसीईआरटी की ही मतलब इन्हीं पेजेस में साथ साथ लिख के आपको एग्जाम्पल्स बता दिए, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो मुझे देनी थी वो मैंने दे दी। बट नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है बिफोर स्टार्टिंग द एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसके अंदर हमने क्या करना है, आई विल गिव यू अ हैंड रिटन, एक पेज दूंगी, एक नोट दूंगी जिसके अंदर सारे रिलेशन लिखे होंगे, उनके सारे पॉइंटर, सारे एक्सेप्शन, सारे क्वेश्चंस मतलब छोटे छोटे दिए होंगे, एक सिंगल पेज ही होगा माइंड मैप की तरह, वो मैं आपको पेज देने वाली हूँ। इन द सेकेंड जो पार्ट होगा इसका, सेकेंड पार्ट में आपको वो पहले माइंड मैप दिखाऊंगी, मैं वो पढ़ाऊंगी, एंड देन फिर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ बिगिन करेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ताकि अगर हमने कहीं भी कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जो मिस कर दिया होगा वो उन पॉइंट्स में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू दिस एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल क्या कहता है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए, दिस 1 2 3 4 5 6 7 बाय रिलेशन ए कोमा बी, both A and B are either odd or even. Show that R is an equivalence relation. Further show that all the elements, देखो बस इतना, R हमें क्या बताना है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हमारा यही है कि हमें लेट करना है कि R जो है रिलेशन है, डिफाइन करता है ये चीज़ से, और दोनों ही क्या होना चाहिए, या तो एक बार और ले लो या एक बार इवन ले लो, और इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। ठीक है, अब ना बच्चों को इस क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ पाती। देखो हमें क्या दिया, 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन में खुद बोल रहा है भाई या तो तुम इधर इवन ले लो या तो तुम ऑड ले लो। हम क्या करते हैं, हम ये क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। चलो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ कि जैसे 1 2 3 4 5 6 है, इसमें से एक तो ऑड और इवन सेपरेट कर लो, तो जो ऑड होंगे वो होएगा आपका 1 3 5 7, और इवन होगा 2 4 6, यही होंगे। ठीक है, अब हमने ऑड और इवन सेपरेट कर लिए। चलो हम एक ना केस ले लेते हैं पहले ऑड का। मैंने लिया 1,1, दोनों मेरे ऑड पेयर हैं। ठीक है, तो मेरा हुआ ना रिफ्लेक्सिव। और अगर मैंने बात करी सिमेट्रिक की, मैंने अगर 1,3 लिया तो क्या 3,1 भी ऑड ही दे रहा है मुझे। अगर मैं दो, देखो 1 और 1 मैं दोनों ऑड ले रही हूँ, मेरा निकल गया रिफ्लेक्सिव। मैंने 1 3 लिया, 3,1 लिया,
बना हमारा क्या, सिमेट्रिक बन गया, ठीक है, क्योंकि दोनों ओड पेयर ही आए, दोनों ओड पेयर ही आए हैं। चाहे आप रिवर्स कर लो, चाहे आप सेम नंबर ले लो, आएंगे तो ऑड ही, ऑड में से ले रहे ऑफ कोर्स ऑड ही मिलना है। तो आपका तो हो गया यहाँ से, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव। अगर आप लेते हो 1,3 ले रहे हो, 3,5 ले रहे हो, तो 5,1 भी ले सकते हो, 1,5 भी ले सकते हो। तो ये चीज़ आपकी क्या होगी, ट्रांजिटिव भी होगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पे तीनों चीज़ें वैलिड होगी। ऑड के केस में सिमिलरली आप इवन के केस में भी लेके कर सकते हो। आपने 2 लिया, क्या है वो आपका, इवन। और अगर आप 2 4 ले रहे हो, आप 4 2 भी लोगे, तो वो आपका क्या जाएगा, सिमेट्रिक जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी गया, सिमेट्रिक भी गया, दोनों ही इवन पेयर्स बन रहे हैं। 2 4 ले रहे हो, 4 6 ले रहे हो, 2 6 क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा, सॉरी ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यानी ओड और इवन दोनों के केस में चीज़ें वैलिड हैं, कि ऐसा नहीं हो रहा कि आप 1 3 ले रहे हो और आपको उसमें से कहीं इवन आके मिल रहा है, नहीं। आप ओड के पेयर उठाओगे तो मिलेंगे भी तो आपको ओड ही ना। बच्चे क्या करते हैं, इसमें 1,4 उठा लेते हैं। अरे किस लिए उठाना 1,4, नहीं चाहिए 1,4। क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि इधर या तो ओड ले लो या तो इवन ले लो, बोला ही नहीं है कि दोनों लो। जब बोला ही, जो उन्होंने दे दी हमें ऑप्शन, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ ये इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि ऑड और इवन दोनों के केसेस में ये चीज़ यहाँ पे प्रूव कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसी का ही अगला पार्ट देख लेते हैं क्या है। Further show that all the elements of the subset 1 3 5 7 are related to each other, and all the elements of subset 2 4 6 are related to each other, but no element of the subset 1 3 5 7 is related to any element of the subset 2 4 6। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे सेम बताई कि आप ओड के पेयर उठा रहे हो, ऑफ कोर्स आपको ओड मिलने वाले हैं। आप इवन के उठाओगे, इवन के मिलेंगे। हाउ कैन ऑड बी रिलेटेड टू इवन, इट कैन नॉट, हो ही नहीं सकता, रिलेट आप कर ही नहीं सकते। इफ़ यू कैन नॉट रिलेट, सो ये तो बात ऑलरेडी प्रूव है, ये तो हमने क्वेश्चन से ही प्रूव देख लिया। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया, उसके अंदर भी ये चीज़ बताया कि आप 1 4 को उठा ही नहीं सकते। रिलेशन भी खुद यही कहता है, या तो ओड उठाओ या तो इवन उठाओ। और उसके बाद ऑड और इवन तो आपस में क्या रिलेट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, दे कैन नॉट, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल 6 भी समझ आएगा। मतलब अभी तक हमने 6 एग्जाम्पल्स कवर किए हैं, पैटर्न बता दिया है कि बोर्ड में कब कैसे लिख के आना है। बट आपको मैं जब हम NCERT एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर मैं आपको हर जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें से एक एक दो दो पार्ट ऐसे होंगे जो मैं खुद लिख के आपको बताऊंगी, गिवन टू प्रूव एंड ऑल दैट, ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो। बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे, सबसे पहले बोर्ड फोकस करेंगे, एंड देन जेई की भी जो होगी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो हमने इसमें एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन कर लिया। सेकंड में हम NCERT एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको खुद से लिख के दूंगी सारे के सारे एग्जांपल्स, जो भी हमने यहाँ पे टॉपिक्स पढ़े, जितने भी रिलेशन पढ़े, उसके एग्जांपल्स, शॉर्ट नोट्स, जो भी मैंने बोला आपको 1 पेज में सम अप करके दूंगी। सेकंड पार्ट में उसको हम समझेंगे, उसको हम कवर अप करेंगे, एंड देन हम NCERT एक्सरसाइज पे जाएंगे, जहाँ मैं हैंड रिटन्स कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख के आऊँगी, कुछ पार्ट लिख के आऊँगी, बाकी आपके ऊपर छोड़ दूँगी, आपको समझा दूँगी, ताकि वो आप खुद उन्हें ट्राई कर सको। बिकॉज सॉल्यूशन तो आपको बहुत जगह से, बहुत सोर्सेस से भी मिल सकता है, बट आपको एक पैटर्न माइंड में रखना पड़ेगा ना कि किस हिसाब से करना है। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास NCERT के एक्सरसाइज के हैं उसमें 1 2 पार्ट ऐसे देख लेंगे कि हैंड रिटन में अच्छा इनको ऐसे करते हैं, 1 2 पार्ट आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी के बच्चे हम ऊपर से ओवरव्यू करके कर लेंगे। दिस इज़ हाउ वी विल मैनेज विद दिस NCERT, ताकि हम NCERT करें भी और इसे जल्दी से जल्दी फिनिश भी करें, ठीक है। आई वॉन्ट कि हम जितना भी बोर्ड का सिलेबस है वो सबसे पहले कंप्लीट कर ले, अलॉन्ग विद थोड़ा जेई मेंस पे फोकस करेंगे, जेई एडवांस पे बाद में फोकस करेंगे। पहले मेन फोकस अपना बोर्ड एंड जेई मेंस ही रखना, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तुरंत, ठीक है, बाय बाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई नो आई हैव जस्ट चेंज माई चैनल, बट स्टिल आई एम देयर फॉर यू। आई विल अपलोड द वीडियोज़ टू विच चैप्टर्स आई बिलीव कि आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे बेसिक बनेगा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो करेंगे ज़रूर।